इस वीडियो में हम कवर करने वाले सीक्वेंस एंड सीरीज के बेसिक्स को। तो सबसे पहले हम समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है। जैसे कि हमने कोई भी रेंडमली नंबर लिख दिया 1,3,7,8, तो क्या ये एक सीक्वेंस है। प्रोबेबिलिटी होती है ये हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई रिलेशन दिख रहा है कि जैसे कि इसके बाद में क्या टाइम आएगी हम वो पता कर सकते हैं नहीं। जैसे कि यहाँ पे +2 हो गया, फिर बाद में +4, फिर +1, तो हमें यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, यानी कि ये सीक्वेंस नहीं है। लेकिन उसी तरीके से ये वाली टर्म्स है 1,3,5,7,9,11। अब यहाँ पे मैं इनमें एक रिलेशन दिख रहा है +2 +2 +2 +2, तो हम नेक्स्ट टर्म को प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो कि है 13। ऐसे इस वाली में 1,2,4,8,16, यहाँ पे भी हमें एक रिलेशन दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है 2 4 8 16, यानी कि 32। जैसे कि तो इसे ही हम सीक्वेंस कहते हैं, जिसमें हम पहले की हमें 3-4 टर्म दे रखी हो तो हम अगली टर्म को प्रेडिक्ट कर सके कि अगली टर्म क्या आएगी, उसे सीक्वेंस कहते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर ना ही कोई एडिशन का रिलेशन है इन टर्म्स में, ना ही कोई मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन फिर भी एक रिलेशन दिख रहा है कि 1/10, 1/9, 1/8। तो हमें ये दिख रहा है कि नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है, तो ये 1/5 के बाद में आ जाएगा 1/4। तो फिर बाद में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये भी एक सीक्वेंस हो गया। अब आता है सीरीज क्या होता है। तो सीरीज यानी कि इस पूरे सीक्वेंस का सम, जैसे कि 1 से लेके इस सीक्वेंस की सीरीज हो जाएगी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ऐसे इसकी सीरीज में 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32। इसकी सीरीज में 1/10 + 1/9 + 1/8, ऐसे अप टू 1/4। अब इसके अंदर इन सीक्वेंस के भी अलग अलग नाम होते हैं इनके रिलेशन के मुताबिक। जैसे कि ये 1,4,7,10,13, तो इसमें हमें दिख रहा है रिलेशन 1 + 3 4 + 3 7 + 3 10। तो फिर हमें ये रिलेशन दिख रहा है कि +3 होता जा रहा है। तो फिर बाद में जिसमें इन सभी के बीच का डिफरेंस सेम हो, यानी कि 13 - 10 3, 10 - 7 भी 3, तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसे हम एपी बोलते हैं, शॉर्ट में एपी, जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम हो, यानी कि इसमें भी डिफरेंस 3 है, इनमें भी डिफरेंस 3 है। और फिर बाद में इनके बीच के गैप को, जैसे कि 13 - 10 3, 10 - 7 3, तो फिर बाद में ये जो गैप आता है इसे हम बोलते 3, जिसे हम बोलते कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्योंकि ये सब में सेम है इसलिए कॉमन डिफरेंस, और इसे हम डिनोट करते हैं डी से। फिर बाद में इसके अंदर जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी फर्स्ट टर्म को भी कोई नाम देते हैं, तो हम इसकी फर्स्ट टर्म को नाम देते हैं जनरली A1 या फिर अकेला A, और लास्ट टर्म को हम नाम देते हैं AN, जहाँ पे एन ये है कि ये कौन से नंबर वाली टर्म है। सेकंड टर्म को हम बोल देते A2, थर्ड को A3, ऐसे सॉल्व करने के लिए नाम देने के लिए, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। अब इसके अंदर भी फॉर्मूला होता है AN टर्म को फाइंड करने का, तो फिर AN इज इक्वल टू A + n-1D। अब यहाँ पे ये कैसे हुआ, जैसे कि हमारे पास में 8 2, तो फिर बाद में A + n-1D, ये यहाँ पे माइनस आएगा, AN इज इक्वल टू A + n-1D। तो फिर बाद में जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में टर्म है सेकेंड टर्म,
तो फर्स्ट टर्म में कितनी बार कॉमन डिफरेंस जुटने पे सेकेंड टर्म आएगा, 1 टाइम। तो फिर बाद में n-2 - 1 1 डी, यानी कि 1 + 3 = 4, यानी कि सही है ये फॉर्मूला। तो फिर इस तरीके से ये n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस अगर हम फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे तो हमारे पास में ऑटोमेटिकली an टर्म आ जाएगी, यानी कि a सेकेंड, a थर्ड, a फोर्थ, a फिफ्थ, इस तरीके से। फिर बाद में आता है सम ऑफ n टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे 5 टर्म्स है, तो इन सारी 5 टर्म्स का सम क्या होगा। तो इसके अंदर हम एक चीज देख सकते हैं, 13 + 1 14, 10 + 4 14, और 10 + 4 14, यानी कि किन्हीं भी दो कॉर्नर वाले टर्म को ऐड करेंगे तो उनका सम 14 आ रहा है। और अगर उसे हम 2 से डिवाइड कर दें तो 7, यानी कि a1 + an/2 इसके मिडल टर्म के इक्वल आ रहा है। तो ये एक रिलेशन भी आ गया, जैसे कि ये a1 + an हम देख सकते हैं एक कांस्टेंट आ रहा है जो कि है 14, इन दोनों का सम भी 14, इनका सम भी 14। तो फिर बाद में इस सीरीज में हमारे पास में कितने बार 14 आ रहा है, तो हमारे पास में 14 आया है n/2 टाइम्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 5 टर्म्स है, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 टाइम्स इंटू a1 1, an 13, 2.5 × 14, यानी कि ये 2 टाइम्स तो 14 आया, 14 14, और एक टाइम्स 0.5 × 14, यानी कि 7 आया है। तो ये सही है। अगर इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि 16, ये 13 के बाद में ये 16 भी आ गया +3, तब भी सेम फॉर्मूला लगता है, HN = n/2 a1 + an। इस a1 को हम जनरली a ही लिख देते हैं, a + an, यानी कि अब कितनी बार आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 6, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स = 6/2, यानी कि 3 टाइम्स इंटू फर्स्ट लास्ट टर्म 17 17 और 17, यानी कि 3 टाइम्स 17 आ रहा है। ये डायरेक्ट भी दिख रहा है, 16 1 17, 17 और 17, 3 टाइम्स 17, यानी कि 17 3 51। तो फिर बाद में यानी कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट काम करता है। अब इसके बाद में आता है अरिथमेटिक मीन। मान लीजिए हमें कोई दो नंबर दे रखे, जैसे कि 2, 8, 14। अब हमें इन दो 8 और 14 के बीच का अरिथमेटिक मीन निकालना है, यानी कि ये 8 और 14 अलग से उठा लेने, और इनके बीच में हमें एक और टर्म इंसर्ट करनी है एपी में। तो फिर बाद में हम ये डायरेक्टली कर सकते हैं, दो ही टर्म हो तो ये पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म सेकेंड टर्म अपॉन में 2, क्योंकि दो ही टर्म्स होती है जनरली, यानी कि 22/2 = 11। अब हम चेक भी कर सकते हैं, 8 + 3 11 और 11 + 3 14। लेकिन मान लीजिए हमें ये 8, 16 दे रखा है, इसके बीच में हमें 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, यानी कि इस वाले में तो एक ही करना था, 8, 16 के बीच में 3। तो इसके अंदर हम कॉमन डिफरेंस को भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि 16, यानी कि जो लास्ट टर्म है 16 माइनस फर्स्ट टर्म 8, हमें कितनी अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है, 3, 1 2 3। तो फिर बाद में हम इसे इनके डिफरेंस को 3 से डिवाइड कर देते, 16 - 8 डिवाइडेड बाय, लेकिन अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये 3 से डिवाइड करेंगे हम 16 - 8 को, तो फिर बाद में ये हमारे पास में आ जाएगा 8/3। लेकिन इससे हम देख सकते हैं कि 8 + 8/3 इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा ये, इसके अंदर से हम डायरेक्टली देख सकते हैं 10, 12, 14,
लेकिन इस फॉर्मूला से 8/3 आ रहा है, यानी कि इस फॉर्मूला में गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है, हमें जितनी भी टर्म्स फाइंड करनी है उसके में मान लीजिए फर्स्ट माइनस सेकंड डिवाइडेड बाय, अगर हमें 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने तो n+1 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3+1 4 से, यानी कि 8/4 = 2। इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं, फिर उसे ऐड करके बाकी की टर्म्स फाइंड कर ही लेंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 4,20 इसके अंदर की 3 टर्म्स फाइंड करनी है। अब फॉर्मूला लगा दो, 20-4 डिवाइडेड बाई, हमें कितनी फाइंड करनी है 3 टर्म्स, तो फिर बाद में हम कर देंगे डिवाइडेड बाई 4 क्योंकि फॉर्मूला जितनी टर्म्स फाइंड करनी है ये माइनस ये डिवाइडेड बाई n+1, कितने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं तो 4। इससे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16/4 यानी कि 4, तो 8 12 16, यानी कि ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है, यानी कि n-a डिवाइडेड बाई n+1, कितने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हमें। फिर बाद में एपी के बाद में अगली जो सीरीज हमारे पास में आती है जीपी, यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे कि एक सीरीज है 1,2,4,8,16। अब ये भी एक सीरीज है, हम इस सीरीज को देख के बता सकते हैं कि ये जो अगला नंबर आएगा 16 के बाद में वो होएगा 32, फिर 64। लेकिन क्या इसमें ये वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह कोई कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो नहीं, तो यानी कि इसके अंदर कोई अलग रिलेशन निकलेगा। तो हमें रिलेशन ये दिख रहा है कि ये भी मल्टीप्लाइड बाई 2 है, ये भी मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि नंबर्स 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो फिर बाद में हम इसी रिलेशन को कर देंगे, तो फिर बाद में हम इस टर्म को अज्यूम कर सकते हैं, या तो एक अज्यूम कर सकते हो या ए आर, इसे ए आर स्क्वायर AR³ क्योंकि ये सभी एक कॉमन 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो फिर बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं हर टर्म में R मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर यहाँ पे R=2। अब R=2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म AR डिवाइडेड बाई ए, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 1, तो फिर बाद में R के हमारे पास में वैल्यू आ गई 1, ये 2 डिवाइडेड बाई 1 = 2। तो फिर इस तरीके से हम कॉमन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो R होता है इसे हम बोलते हैं R= कॉमन रेशियो। इसके अंदर हम कई बार फर्स्ट टाइम के लिए AR भी यूज कर लेते हैं, कई बार ए भी, ये पर्सन पे डिपेंड करता है वो क्या टर्म यूज करें, क्योंकि ये हमें डिनोट करना होता है, फाइनली आंसर निकालना होता है। फिर बाद में इसके अंदर आता है nth नंबर वाली टर्म फाइंड करने का, जैसे कि A5। हमने ये बता ही दिया था कि ये n का मतलब क्या होता है, 5वें नंबर की टर्म, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे, n=a×r⁻n-1। अब यहाँ पे हमने r क्या मानना है, r क्या है 2 और a हमारे पास में 1, तो फिर बाद में 1×2⁴, यानी कि 2×2 = 4, 4×8, 8×2 = 16, तो हमारे पास में आंसर करेक्ट आ गया। अब मान लीजिए हम इस फर्स्ट टर्म को AR मान लेते तो क्या होता है, ये R² होता है, ये R³, ये AR4, ये AR5। तो फिर यहाँ पे हम लिखते A5 = AR, क्योंकि यहाँ पे अब A की वैल्यू A ना रह के AR बन जाती, तो हम लिखते AR=AR × R⁻n-1। फिर बाद में ये आगे बन जाता, फिर बाद में मैं यहाँ पे R की पावर को n-1 ना करके n-2 करना पड़ता है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में हमने शुरू में ही AR एज्यूम कर लिया। तो फिर बाद में ये बन जाता है AR की वैल्यू हमारे पास में
ये ए आर की वैल्यू है 1 और आर की पावर n-1, यानी कि आर की पावर n-1, ये n-1 नहीं आएगा, n-2 नहीं, हम कुछ भी ले ले n-1 नहीं आएगा। ए आर की वैल्यू है 1 और आर की पावर n यानी कि 5-1, यानी कि हमें फिफ्थ टर्म पूछी है, तो आर की पावर 5-1 यानी कि 4, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। लेकिन जनरली हम इसे ए ही एज्यूम करते हैं आसानी के लिए, लेकिन अगर हम इसे ए आर भी एज्यूम कर ले तब भी कोई सेंस नहीं आएगा, क्योंकि A5 इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू आर की पावर n-1। ए आर यहाँ पे पहले ए था, इसलिए ए आर आ गया, तब भी वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि हमने इसे ए आर माना था 1 और इंटू आर की पावर n-1, 2 की पावर 5-1, 2 की पावर 4 यानी कि 16। फिर बाद में आता है सम ऑफ जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम। तो इसके अंदर ये हो जाएगा, और इस एपी के अंदर एक और रिलेशन आता है, जैसे कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक रिलेशन है जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार यूज होता है, यानी कि 2 टाइम्स 4 8 हो गया इज इक्वल टू 7 + 1 8। तो फिर बाद में ये एक रिलेशन आता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इस पहली टर्म को a मान ले, इसे a + d a + 2d, तो फिर बाद में ये हो जाएगा a 2 टाइम्स a + d इज इक्वल टू a + 2d, यानी कि 2a + 2d इज इक्वल टू 2a + 2d, यानी कि ये करेक्ट होता है। तो फिर बाद में इस फॉर्म में भी हम यूज करते हैं, इसमें भी एक फॉर्मूला काम आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये वाला। फिर बाद में अब हमारे बाद में वापस से जी पे रिटर्न हो जाते, लेकिन एक और चीज़, हम कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मान लीजिए हमें 3 टर्म दे रखी, तो उन्हें a-d a+d एज्यूम करते हैं। फिर बाद और अगर हमें 5 टर्म दी हुई हो तो हम a-2d और ये a-3d a-d a+d a+3d इस तरीके से एज्यूम करते हैं उन 3 टर्म को। वो इसलिए ताकि अगर हम फाइनली सॉल्व करें, जैसे कि हमें इनका सम दे रखा, तो इनका सम करते ही हमारे पास में डायरेक्टली एक मिडल टर्म तो सीधी आ जाए बिना किसी ज़्यादा फर्दर कैलकुलेशन के ही। अब इसके अंदर वापस आते जीपी पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो अगला आता है, हमें मान लीजिए इसका सम फाइंड करना हो किसी भी जीपी का, जैसे कि जीपी दे रखी है 1, 2, 4, 8, 16। तो अगर वो सीरीज इस टाइप की हो, यानी कि जीपी इस टाइप की हो कि उसका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो, तो फिर बाद में उसके अंदर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, सम एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन में r-1, या फिर ऑब्लिक ये भी लगा सकते हो ए इंटू 1 माइनस ये a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r। ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस r की पावर n-1 अपॉन में इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया, r-1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि दोनों सेम ही है। लेकिन जो भी कैलकुलेशन आसान लगे तो कभी ये लगा लेते, कभी ये फॉर्मूला। अब अगर ये कॉमन रेशियो 2 से बड़ा हो, ये 1 से बड़ा हो, तो इसके अंदर डेरिवेशन बहुत लंबा होता है, तो वो अलग से कर लेंगे अलग वीडियो में। फिर बाद में आता है ये, मान लीजिए अगर ये कॉमन रेशियो वो 1 हो, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, तो इसके अंदर हमें पता है ये कुछ इस टाइप की जीपी बनेगी। अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म 4 है, तो ये 4, 4, 4, 4 इंटू 1 तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सिंपली हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स n इंटू ए, यानी कि यहाँ पे ये 4 टाइम्स 4 है, यानी कि 4 4 16,
सम करेंगे तो 16 आएगा। ऐसे यहाँ पे 5 टाइम्स 1 है तो n इंटू है यानी कि 5 टाइम्स 1 यानी कि 5। तो सिंपली सम इस तरीके से आ जाएगा। फिर बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें भी ये एपी की तरीके से होता है। जैसे कि एपी में हमने ये एज्यूम किया था 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, यानी कि 3 टर्म्स के बीच का रिलेशन, किन्हीं भी 3 टर्म्स के बीच का। ऐसे ही मान लीजिए हमें कोई भी रेंडमली क्वेश्चन में टर्म्स ना दे रखी हो तो हम इस तरीके से एज्यूम करते थे कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन में सम दे रखा और 3 टर्म्स, तो फिर हम a माइनस डी ए और a प्लस डी एज्यूम करते थे ताकि सम करने पे ये d वाली टर्म हट जाए और अकेला a बच जाए, यानी कि 3a इज इक्वल टू सम आ जाता है इसे सीधा ऐड करने पे। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, इसे हमने ऐड किया 3a इज इक्वल टू सम, a इज इक्वल टू सम अपॉन 3, पर यहाँ पे a ये फर्स्ट टर्म नहीं है क्योंकि हमने सेकंड टर्म को a एज्यूम किया है, तो ये हमारे पास में सेकंड टर्म आएगी। इससे आपको कितनी भी नंबर ऑफ टर्म दे जाए एज्यूम कर सकते हो, बस उन सभी के सम में से ये d कैंसिल हो जाए ताकि कैलकुलेशन ईजी बन जाए। अब इसके अंदर वापस से जीपी पे रिटर्न करते हैं। तो जीपी में रिलेशन होता है, जैसे कि पहले कोई जीपी लिख लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं कॉमन रेशियो 1 से छोटा है। मान लीजिए कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, तो फिर बाद में जैसे कि कोई ये सीरीज है 1,1/2 1/4 1/8 1/16, तो फिर बाद में इसका सम हो जाएगा SN इज इक्वल टू A अपॉन में 1 माइनस R, यानी कि A यहाँ पे हमारे पास में 1 और 1 माइनस R यहाँ पे कितना है कॉमन रेशियो 1/2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि कॉमन रेशियो हमारे पास में आ गया 1/2। तो फिर बाद में 1 माइनस 1/2 1/2 1 डिवाइडेड बाई 1/2 यानी कि 2। इस सीरीज का सम 2 होएगा क्योंकि हम देख भी सकते हैं 1 प्लस 0.5 अगर ये इन्फिनिटी तक जा रही हो तो r लेस देन 1 अप टू इन्फिनिटी, तो फिर बाद में ये आ जाएगा। और अगर सिंपली इन्फिनिटी तक ना जा रही हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसी वाली कोई टर्म ये जीपी दे दे जिसका कॉमन रेशियो भी 1 से बड़ा हो और उसमें इन्फिनिटी तक का सम पूछे तो वो हम फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि वो हमेशा इन्फिनिटी आएगा कि इन्फिनिटी से भी बड़ा नंबर है। लेकिन इसमें हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें ये दिखता है 1 प्लस 0.5 0.25 0.125 एक रिलेशन दिख रहा है कि ये पहले तो 0.75 पर फिर इसकी स्पीड गिरती जा रही है, स्लो होती जा रही है, इसलिए ये अप्रोक्स 1.999 ऐसे जाता जाएगा, इसलिए हम इसे अप्रोक्स 2 मान लेते हैं, इसलिए 2 आ जाता है SN, यानी कि इस टाइप की सीरीज का सम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं SN इज इक्वल टू A अपॉन में 1 माइनस R। अब हम देखते हैं कि भी दो टर्म्स के बीच का रिलेशन 1,2,4,8,16। अब हमें इस टर्म को हम बोल लेते A B और C। तो अब इन तीनों में क्या रिलेशन दिख रहा है, तो हमें ये दिख रहा है AC इज इक्वल टू B स्क्वायर, यानी कि ये रिलेशन आ जाता है जीपी में B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, यानी कि AC ये √AC इज इक्वल टू B। इसमें भी लगा सकते हो 8 टू 16 4 स्क्वायर 16 64 8 स्क्वायर 64, यानी कि ये रिलेशन करेक्ट है। फिर बाद में हम क्वेश्चन में इसमें जनरली सॉल्व करते हुए एज्यूम करते हैं, मान लीजिए हमें किन्हीं भी 3 टर्म्स है उनका प्रोडक्ट दे रखा है, जैसे कि प्रोडक्ट है उनका 64, तो फिर बाद में हम उन टर्म्स को एज्यूम करते हैं A/R A ताकि अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में A³ की वैल्यू आ जाएगी 64 और A आ जाएगा 4 4 16 16 4 64, यानी कि A इज इक्वल टू 4। तो ये A यहाँ पर सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म हमारे पास में आ गई बिना ज़्यादा डिटेल्स के।
तो इसलिए हम जनरली ये वाला यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हमें फाइंड करने में आसानी होती है। तो फिर बाद में अगर यहाँ पे 5 टर्म्स हो कि हमें कोई 5 टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा, तो हम इन्हें एज्यूम करते ए आर स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर नहीं, ए अपॉन में आर क्यूब, ए अपॉन में आर, और फिर बाद में 5 टर्म के केस में एज्यूम करेंगे ए अपॉन में आर की पावर 4, ए अपॉन में आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ए आर 4, सब में कॉमन रेशियो ये आर स्क्वायर है, और इन्हें मल्टीप्लाई करने पे ये आर की टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। यानी कि हम इस तरीके से एज्यूम करते हैं कि ये आर की टर्म कैंसिल हो जाए, और इस तरीके से हम मिडल वाली टर्म को सीधा फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ ना दे के सीधा प्रोडक्ट देगा और मिडल वाली टर्म देगा, तब हम इसे यूज़ करते हैं। वैसे सिंपल में भी इसे यूज़ करते हैं ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए। फिर बाद में एक आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे कि एपी है A1, A2, A3, A4। अगर हम एपी को 1 से डिवाइड कर दें, 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो फिर हम जानते थे एपी में रिलेशन था कि 2b इज इक्वल टू A+3, लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये 1/, बन जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं 1/2b इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ये, लेकिन ये 1/2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 1/b होएगा। जैसे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमारे पास में टाइम 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और 1/7। तो फिर बाद में एपी में सिंपली रिलेशन होता है 2b इज इक्वल टू A+C, लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये b की जगह 1/b बन जाता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/b। यहाँ पे 2 डिवाइड में नहीं जाएगा क्योंकि ये 2 जो कॉन्स्टेंट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C, यानी कि ये बन जाएगा 2/b इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2/b इज इक्वल टू A+C/AC, यानी कि b इज इक्वल टू 2HC/A+3। ये रिलेशन आ गया, अप्लाई करके देख सकते हैं। 1/4 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/5 इंटू 1/3, 1/15 डिवाइडेड बाई ये 1/5 प्लस 1/3, 1/5 इंटू 1/3, 1/15 और 2/15, और ये डिवाइडेड बाई 1/5 प्लस 1/3, ये हो जाएगा। एलसीएम लेने पे 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 8/15, 8/15 डिवाइडेड बाई 2/15, यानी कि ये आ गया 1/4। तो फिर बाद में ये वेरीफाई भी हो गया कि b इज इक्वल टू 2HC/A+C। फिर बाद में हार्मोनिक प्रोग्रेशन में एपी या जीपी की तरह कोई सिंपली सम फाइंड करने का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, और इसके अंदर वैसे सिंपली सम फाइंड करने का हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता। और एन टर्म फाइंड करनी है तो हमें पता है एपी का उल्टा ही होता है, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में एन इज इक्वल टू 1/A प्लस n-1 डी। तो यहाँ पे ये चीज़ याद करना, हमने पहले टर्म को 1/A माना है, तो फिर बाद में ये 1/3 में हमने 1/3 को A ना मान के नीचे वाली 3 को A माना है, यानी कि ये पहली टर्म को अगर हमसे A पूछे तो वो तो 1/3 होएगा, लेकिन सॉल्व करने के लिए हम इसे 1/3 के 3 को मानते A,
तो फिर बाद में ये हो जाएगा 1/3 प्लस n-1 d, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है 4 - 3 1, यानी कि 3 प्लस में 2 - 1 सेकेंड टाइम है, यानी कि 3 प्लस में d 1 टाइम, यानी कि 1/4। तो सिंपली कुछ नहीं है, ये एपी का ये बस उल्टा करके सॉल्व कर देना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। फिर बाद में आते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन पे, यानी कि जीपी पे। तो फिर बाद में हमें कोई भी दो नंबर दे रखे 2,8, इनके बीच में क्या आएगा, तो फिर ये हम सीधा इन दोनों का अंडर रूट कर देंगे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि b = √AC, यानी कि 8 2 16 अंडर रूट यानी कि 4, 2 2 4 4 2 8।